हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। और हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5। उसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर नंबर 5 है। उसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो उसी के क्वेश्चन देखेंगे। और हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसका लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्यों करें? बिल्कुल। ये जो है, जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, तो इसका जो नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणियाँ या समांतर श्रेणी। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, या फिर श्रेणियाँ क्या बता, वो ऐसे लिखे हो, जो भी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो समांतर श्रेणी, जैसा कि नाम से लग रहा है समांतर। समांतर तो तुम लोग जानते हो ना, समांतर रेखाएं जानते हो? समांतर रेखाएं बताऊं? देखो, पहले बात, हमें अगर समझना है समांतर श्रेणियाँ, तो पहले हमें समझना होगा समांतर रेखाएं क्या होती हैं। क्या समझना होगा? समांतर रेखाएं। ये तुम्हें थोड़ी अजीब लग सकता है, लेकिन पहले इसको समझो। समझने के बाद यदि बेकार लगे तो बताना। ठीक है, वैसे मत सोचो कि अब समांतर श्रेणियों से समांतर रेखाओं में कहाँ कूदे जा रहे हैं, ऐसा मत सोचो। देखो, पहले समांतर रेखाएं जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और हर एक पॉइंट पर उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत होता है। यानी कि अगर एक छड़ी ये है, देखो, मान लो अगर एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो अगर हम इसके चाहे जिस पॉइंट पे देखें, दोनों में मतलब दूरी बराबर होगी। देखो बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी कितनी है हमारी, मान ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इस और इस पॉइंट की दूरी भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर जितने भी पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट की जो दूरी होगी वो सेम होगी। बात समझे नहीं समझे? ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। ना कि ऐसी रेखाएं कि एक गई ऐसी और दूसरी जा रही है ऐसी। ये समांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जाके 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो ऐसी रेखाएं नहीं, हालांकि ऐसी रेखाएं, यानी कि ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच हर एक पॉइंट पर गैप क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। अगर वो एक पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे पॉइंट पे भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ चुका है, यानी कि जो समांतर रेखा है, अगर वो समझ चुकी हो, ठीक है, तो अब देखो, थोड़ी देखो समांतर श्रेणी की तरफ। समांतर श्रेणी आखिर होती कैसी है, देखो बताता हूँ। जो समांतर श्रेणी होती है ना, वो कैसी होती है, और उसमें समांतर शब्द क्यों जोड़ दिया गया है, बताऊँ? देखो, अगर मैंने ले लिया कितना, देखो मैं लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे ऐसे कुछ लिखी है। तो श्रेणी का मतलब होता है एक सीधी मतलब रेखा में कुछ अंक मतलब रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो हो गया श्रेणी हमारी। अब इसको समांतर क्यों बोलते हैं? समांतर इसको इसलिए बोलते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर दो पॉइंटों के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसी प्रकार इनमें दो जो ये मतलब अंक हैं, वहाँ पर पॉइंट थे, यहाँ पर अंक है, इनके जो बीच की जो क्या है, मतलब यहाँ पर दूरी थी, यहाँ पर जो गैप है वो हमेशा इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल। यहाँ पर ये दूरी थी, जो गैप था वो क्या बोल रहे, जो यहाँ पर जो गैप था ना, इसमें जो गैप था उसे हम क्या बोल रहे थे? दूरी। गैप किसमें? दो पॉइंटों के बीच में गैप जो था, दो पॉइंटों के बीच में जो गैप था, दो पॉइंटों के बीच में जो, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जो गैप था उसे हमने क्या लिखा? दूरी लिखा। और यहाँ पर क्या है? डिजिट, मतलब अंक। तो यहाँ पर दो अंकों के बीच में जो गैप है, क्या है? दो अंकों के बीच में जो गैप है, बीच में जो नियत गैप, यानी कि क्या है? कांस्टेंट होता है ना। यानी कि देखो, अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो जो नियत गैप होता है इनके बीच, उसे क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर दूरी नहीं, यहाँ पर बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, अगर सार्व और अंतर को मिला दे तो इसको हम लिख सकते हैं सार्वांतर। क्या लिख सकते हैं?
हालांकि ये हिंदी का विषय है, संधि विच्छेद टाइप में होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सार्वंतर, और इसे अंग्रेजी में डी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, डी से। आई बात समझ में। तो अगर सार्वंतर समझ में आ गया हो तो देखो, जैसे यानी कि दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर शब्द इसमें भी है, समांतर शब्द इसमें भी है। इसमें देखो समांतर जो हमारी रेखाएं हैं, इसमें समांतर क्या है, श्रेणी है, ठीक है। तो जो इसके जो पॉइंट है ना, देखो दोनों जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे ये है, अगर इस पॉइंट के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 5 ही होगी, इसकी भी 5 ही होगी, तभी वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे ये मतलब डिजिट लिखी हुई है, अगर 5 और 10 के बीच में कितना अंतर है, 5 का, 10 और 15 के बीच में 5 का, यानी कि अगर हर 2 डिजिट के मध्य में अगर कोई नियत गैप है, यानी कि 5 का है तो 5 5 का ही है, 4 का है तो 4 4 का ही है, अगर कोई नियत गैप है तो उसे क्या बोलते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। आई बात समझ में। समांतर शब्द क्यों लगाया गया, एक श्रेणी जैसे दो रेखाएं होती हैं, उनमें जो नियत गैप होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और उन रेखाओं को समांतर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उनके जो बीच की दूरी होती है ना, हर एक पॉइंट पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि नियत होती है। इसी प्रकार जो ये समांतर श्रेणी, इसे क्यों बोलते हैं, यानी कि जब डिजिट एक श्रेणी में लिखे जाते हैं अक्षर, तो उनके बीच में भी कांस्टेंट एक मतलब नियत गैप होता है। अगर नियत गैप हो तो वो क्या है, समांतर श्रेणी है। और यदि कहीं पर 2 का गैप आ रहा है, कहीं पर 5 का, कहीं पर 7 का, तो कहीं पर 12 का, कहीं पर 20 का, अगर इस तरह आ रहा है ना, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यार इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैंने समांतर रेखाओं से समांतर तुम्हें श्रेणी तक पहुंचा दिया। आई बात समझ में। जिस प्रकार इन दोनों रेखाओं के बीच में जो नियत गैप है, अगर वो बराबर है तो क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो ये जो रेखाएं हैं अगर इस तरह हो गई, यहाँ पर मान लो आ रहा है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ रहा है 4 सेंटीमीटर का गैप, यहाँ पर आ रहा है 10 सेंटीमीटर का गैप, तो क्या हम इन्हें समांतर रेखाएं कह पाएंगे, नहीं ना। तो ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं नहीं होंगी, क्योंकि जो इनके जो हर एक पॉइंट के बीचों का जो गैप है ना, वो क्या है, कांस्टेंट नहीं, यानी कि नियत नहीं, यानी कि एक जैसा नहीं है। और इसी प्रकार अगर कोई श्रेणी है और उसका जो ये बीच का जो इनके जो गैप होता है, जैसे यानी कि 10 माइनस 5 ये 5 हुआ, और 15 माइनस 10 ये भी 5 हुआ। और अगर कहीं पर ऐसा नहीं है कि मतलब जो गैप है वो बराबर कांस्टेंट ना हो, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी। एक और दूसरी श्रेणी होती है, उसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, और वो गुणोत्तर श्रेणी आती है मतलब कक्षा 11वीं में। तो उसमें सार्वंतर की जगह सार्वानुपात होता है, उसका अलग होता है, ठीक है, उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं, बस बता दिया कि 2 होती है, एक समांतर श्रेणी 3 होती है, एक समांतर, एक गुणोत्तर, और एक और होती है हरात्मक श्रेणी। 3 श्रेणियाँ होती हैं जहाँ तक मैंने पढ़ी है, ठीक है। तो वो अलग मतलब विषय आगे पढ़ोगे अभी, लेकिन ये याद रखो, जो इनके बीच में जो पहले ये बताया कि समांतर श्रेणी आखिर क्यों कहती है, ठीक है। जिस प्रकार रेखाओं के बीच में जो गैप होता है, अगर वो बराबर है हर जगह, तो उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। इसी प्रकार अगर कोई श्रेणी है और उनके जो अंकों के बीच में जो गैप है, अगर वो बराबर है, हर एक पॉइंट मतलब हर एक अक्षरों के बीच में अगर वो गैप कांस्टेंट है, तो उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। और जो गैप जो होता है, इसमें क्या बोलते थे, दूरी है, और इसमें जो गैप को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सार्वंतर, डी से प्रदर्शित करते हैं। और इसे क्या करते हैं, डी से मानते हैं, ठीक है। और जो जो इसका जो देखो, जो श्रेणी जिस शब्द से स्टार्ट होती है, जिस डिजिट है, तो उसे बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं, पहला पद। इसे हम लिखते हैं ए से, किसे लिखते हैं, ए से। और जिस पॉइंट पे एंड होती है, यानी कि जिस पर हमारी श्रेणी रुक जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं अंतिम पद। इसे लिखते हैं ए एन या एल, ठीक। आई बात समझ में। अगर इतना आ गया हो तो थोड़ी मैं मिटाऊं, फिर आगे बताता हूँ। हो गया। देखो ये अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो फिर तुम समझो इस चैप्टर के राजा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें इस चैप्टर में, अगर इतना समझ में आ गया तो। चलो इतना हो गया, रुक जाओ पहले। देखो अगर कोई हम श्रेणी मान लें A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5, यानी कि ऐसी कोई हम मान लें, और लास्ट में मान लें AN, ठीक। मान ली कोई श्रेणी है, हमने ऐसे मान लिया। अब तुम इससे रिलेट करना, किससे, इससे।
मैंने A1 लिखा, मान लो वो 5 है, A2 लिखा, मान लो वो 10 है, A3 लिखा है, ये जो अगर A3 लिखा है तो मान लो वो 15 है, आई बात समझ में। A3 लिखा मान लो वो 15 है, A4 लिखा मान लो 20 है, A5 ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 50। तो तुम इसको इससे रिलेट कर सकते हो, यानी कि जो लास्ट पद है वो AN है, ठीक है, इसका 50 है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो इसे बोलते हैं ना, वही चीज़ बता रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसे लिखते हैं हम A से, अक्सर बुक में A से ही लिखेंगे, ठीक है। और जो सार्वंतर मैंने बताया, क्या बताया, सार्वंतर जो मैंने बताया वो क्या बताया था मैंने, D। उसे किससे प्रेस करते हैं, D से। और जो अंतिम पद मैंने बताया वो कैसे, उससे किसको मतलब इसको किससे करते हैं, या फिर AN या फिर L फॉर लास्ट, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। और जो मैंने बताया ना सार्वंतर कैसे निकालते हैं, देखो देखो एक बात तुम याद रखना, सार्वंतर के लिए अगर हमें निकालना है ना सार्वंतर, यानी कि जो गैप होता है वो गैप हमेशा ऐसे निकालते हैं कि A2 में A1 घटाते हैं और A3 में A2 ऐसा कुछ करते हैं, यानी कि पीछे वाले में आगे वाले को घटाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अगर हमारी श्रेणी आगे से स्टार्ट हो रही है, पीछे से भी होती है वो बताऊंगा, 5.2 में है वो, और उसका भी इसी तरह है, सेम, कोई दिक्कत नहीं, पहले इतना समझो, हो गया। तो ये टर्म्स तुम एकदम याद रखना, ठीक है। अगर कोई तुम्हें सीरीज़ दे रखी है और ये पहली बात ये पूछ रहा कि वो AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं ना, तो समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं, AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लिख दूँ क्या, ये होती है ARITHMETIC प्रोग्रेशन, PROGRESSION, ठीक है। ये कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। तो जो सर्वंतर है कैसे निकालोगे, A2 माइनस, यानी कि पिछले वाले में से अगला घटाना होता है, बात समझ आएगी नहीं। अब इसको मिटा के एक और सीरीज लिखता हूँ, ठीक है, फिर उसमें तुमसे कुछ पूछता हूँ। देखो अगर मैंने लिख दिया 8, 16, 32 ऐसे अगर कुछ लिख दिया, बाद में लिख दिया 80। अब तुम इसमें ये बताओ प्रथम पद क्या है, समझना। तुमसे क्वेश्चन ने पूछ लिया कि प्रथम पद बताओ इसका क्या है, फर्स्ट टर्म्स, यानी कि A बताओ क्या है इसका, तो A कितना है, 8, पहला पद ये होता है। और यदि तुमसे कोई पूछ ले अंतिम पद क्या है, सिंपल सी बातें हैं यार, अंतिम पद अगर कोई पूछ ले यानी कि L या फिर AN, ठीक, ये क्या होगा हमारा 80 लास्ट में सबसे, तो 80 होगा। अब मेन चीज़ आती है सार्वंतर की, यदि तुमसे कोई पूछ ले भाई किसका सार्वंतर यानी कि D क्या होता है, फाइंड द D ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर D निकालना है तो क्या करोगे तुम, A2 माइनस A1, यानी कि 16 में 8 घटाओगे, या अगर तुम चाहो तो तुम 24 में 16 घटा के भी निकाल सकते हो, या अगर तुम चाहो तो तुम 32 में 24 घटा के भी निकाल सकते हो, अगर तुम्हारा सेम आ रहा है वो। देखो इसमें भी 8 आएगा, इसमें भी 8 आएगा, इसमें भी 8 आएगा, जैसे सेम। इसका मतलब ये जो हमारी श्रेणी है ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, आई बात समझ में। अगर कोई इस प्रकार सेम आ रहा है तो हमें ये मतलब फिक्स हो जाता है कि जो श्रेणी है ना ये समांतर श्रेणी ही है। और अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि समांतर श्रेणी ही क्यों है, तो समांतर रेखाओं को ज़रा याद कर लेना कि सर ने क्या कॉन्सेप्ट बताया था उसका, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और देखो इसी को लेते हैं, ठीक है, ये 8, 16 ये लिखा है, इसका सर्वंतर हमें कितना मिल गया, 8। अब यदि ये बताओ, यदि देखो मैं इसको ऐसे करूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, A लिख दूँ, यहाँ पर क्या लिख दूँ, A प्लस D लिखूँ, यहाँ पर क्या लिखूँ, A प्लस 2D, समझते हैं ना, यहाँ पर लिखूँ A प्लस 3D। अगर देखो अगर पहला पद है तो उसमें D नहीं है, दूसरे पद में एक D है, यानी कि जो पद होता है उसमें से एक घट जाता है, यानी कि पद जो क्या होता है N, जो पद बोलते हैं ना, जो मतलब पदों की संख्या जो बोलते हैं ना, पदों की संख्या कितने पद हैं उसे क्या बोलते हैं हम, N से डिनोट करते हैं, ठीक है, N, ओके। तो देखो ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अगर चौथा पद है तो 3D आ रहा है। अगर देखो जैसे मान लो चौथा पद है, ठीक है, तो क्या आ रहा है, A प्लस 3D, यानी कि A प्लस 3D का मतलब है 4 माइनस 1D, है कि नहीं। और यदि हमारा पाँचवा पद है तो क्या आएगा, A प्लस 5 माइनस 1D, आएगा नहीं आएगा, एक कम हो जाता है। अब मान लो अगर छठवां पद है हमारा तो क्या आएगा, A प्लस 6 माइनस 1D। अब यार यदि nवां पद है मान लो तो क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1D। छठवां था तो 6 माइनस 1D था,
और अगर एनवा है तो n-1 एक डी है कि नहीं। तो ये पता है लास्ट तक कहाँ तक जाता है, ये जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी एक सीरीज है, मानक सीरीज, ठीक। वही प्रूफ करूँगा जब इसमें ये जो डी और ए की वैल्यू रखेंगे ना, तो यही सीरीज मिलेगी सेम, देखना। तो तुम्हें ये एकदम नोट कर लेनी है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि अगर देखो पहला पद है तो उसमें डी वाला टर्म्स नहीं होता, अगर दूसरा पद है, देखो पहले पद में क्यों नहीं होता, पहला पद है, अगर देखो हमारा पहला पद है, देखो अगर हमारा पहला पद है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ए प्लस 1 - 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा। तो ये 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो बच जाता है केवल 1। ओके, अगर हमारा दूसरा पद है, क्या है, अगर दूसरा पद है तो क्या होता है, ए प्लस 2 - 1 डी हो जाता था। तो ये क्या बचेगा, ए प्लस 2 में गया 1, यानी कि डी बच जाता है, ठीक है। और जो तीसरा पद है तो क्या आता है, ए प्लस 3 - 1 डी। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस 2 डी, अंडरस्टैंड। और यदि एनवा पद है, कौन सा पद है, एनवा पद, तो क्या होता है, ए प्लस, इस तरह n-1 इंटू डी कर देते हैं। ए यहाँ पर पहला पद है, एन जो है पदों की संख्या है, 20 पद बोल दे, 25 पद बोल दे, जो भी बोल दे, और डी उसका सर्वांतर है, यानी कि निश्चित जो गैप होता है वो है। आई बात समझ में। और देखो एक अगर तुमसे कोई अंतिम पद पूछ ले, एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ तुम्हें, अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद क्या है, हाँ ठीक है, एनवा पद बराबर फॉर्मूला बस वही लिखना था। जो अगर कोई तुमसे एनवा पद पूछे, एनवा पद मतलब जैसे 5वां पद निकालो, और वो तुम्हें दे देगा ए की मान इतना है, डी का मान इतना है, तो इसका 6वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 1000वां पद क्या होगा। तो 1000वां मतलब एनवा, एन यानी कि कोई भी हमारी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, ठीक है, इन्फिनाइट खैर नहीं, जो भी है, ठीक है, एनवा पद। तो ये होता है हमारा ए प्लस n-1 इंटू डी, अंडरस्टैंड। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये वाला जो फॉर्मूला एकदम रट लेना, और ये रखना, जो पहला पद अगर तुमसे पूछ ले उसका चौथा पद निकालो, तो तुम्हें सीधे ये अगर तुम्हें भूल भी जाए ना, ये सब कि चौथा पद a प्लस 3d आता है, तो निकाल लेना इस तरह से। कोई तुमसे पूछ ले चौथा पद निकालो, तो a प्लस 4 - 1 इंटू डी। अब सर तुम कहोगे सर n की जगह पर 4 क्यों है, क्योंकि बोल रहा है चौथा पद, ठीक है, तो 4 आ गया n इक्वल टू, तो ये बचेगा a प्लस 3d। तो ये मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, और चौथा पद a प्लस 3d होता है, पाँचवा पद a प्लस 4d होता है, छठवां पद a प्लस 6d होता है, इस तरह। और जो अंतिम पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ओके। तो अगर ये सब बातें हो गई हैं तो फिर और कुछ बचा नहीं है इसमें, जो तुम्हारी एक्सरसाइज है पहली वाली, तो तुम इसे एकदम नोट कर लो, ये समझ लो इसमें कुछ भी फालतू नहीं है, सारा नोट करो। क्या करोगे, सारा नोट करो एकदम फटाफट, मैं टाइम दे रहा हूँ, नोट करो फटाफट, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली जो हमारी दी हुई है 5.1 की तरफ। अब देखना एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हो गया, अब देखेंगे हम 5.1। जो 5.1 है, जो ये बोल रहा है कि ये बताओ कि निम्नलिखित में से किन कंडीशनों में ये एपी में हैं और क्यों है। देखो जो प्रश्नावली है क्या है, प्रश्नावली है क्या है, ये 5.1 है, और क्वेश्चन पहला ही ज़बरदस्त है। वो बोल रहा है कि ये बताओ एपी में है या नहीं। एपी में ये पूछ रहा है, तुम एनसीईआरटी अपनी देखो, उसमें सब लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं। देखो अगर एनसीईआरटी नहीं है तो भाई ये वाली बुक है, कौन सी, ये वाली बुक है, और अंदर से ऐसी दिखती है, ठीक है, खरीद लेना। 50-60 रुपये की आती थी हमारे ज़माने में, अब पता नहीं कितने की आती है, और ये मेरी ही बुक है 10th की, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बोल रहा है कि एपी में है या नहीं, और फिर वो भी क्यों, गिव द रीजन वाई और वाई नॉट, क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताओ। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है इसी का, पहले का जो पहला है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है
प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया है वो बताना है, जबकि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये। इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि जो प्रथम किलो यानी कि जो उसका प्रथम पद है ना, क्या समझे, प्रथम पद है वो कितना है, 15 है, जो मैंने अभी बताया था सीरीज में, समझे। जहाँ पर प्रथम पद, जहाँ पर प्रथम शब्द यूज हो ना तो समझ जाएगा प्रथम पद दे रहा है। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। अब प्रत्येक यानी कि हर बार 8 बढ़ रहा है, दैट इज क्या, डी सार्वंतर। क्या है ये, सार्वंतर है डी भाई। क्या है, प्रथम पद ए हो गया और डी कितना है हमारा 8, वो दे रहा है। अब बोल रहा है इसकी एपी बनाओ, सीरीज बनाओ, चेक कर लेते हैं। ये क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, बस इतना ही चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर ए की वैल्यू कितनी है 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस 2 गुणे 8, और ये 15 प्लस 3 गुणे 8, सो करो 15, 15 8 23, 8 2 31 और 8 3 24 प्लस 15 5 4 9 39। अब ये तुम्हें सीरीज में दिख रही है नहीं, अंतर देखो समांतर श्रेणी में दिख रही है ये नहीं, कैसे घटाओगे, 23 माइनस 15 कितना बच रहा है 8, 31 माइनस 23 कितना बच रहा है 8, तो यानी कि तुम डी निकालो इसका 8 ही आएगा। तो ये क्या है कि हाँ ये एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, बस यही बताना था। और क्यों है, दिस इज द आंसर, ऊपर लिख दिया हमने क्यों है, ठीक है। और दूसरा जो दे रखा है वो पूछ रहा है कि किसी एक कोई बेलन है, समझो, यानी कोई पंप है हवा भरने वाला, वो होता है ना बेलनाकार, नहीं समझी। अगर किसी के पास साइकिल होगी ना तो हर एक चीज़ में पंप लगता है भाई, साइकिल मोटरसाइकिल ट्रैक्टर कार जो भी हो पंप लगता है। तो किसी अगर बेलन यानी कि सिलेंड्रिकल है यानी कि पाइप टाइप में, समझो उसमें कुछ हवा भरी हुई है, समझना गौर से, हालांकि क्वेश्चन चित्र का नहीं लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई बेलन है, इस पर कोई पाइप लगा हुआ है, ओके, ये हवा भरने के लिए पाइप लगा हुआ है, ऊपर से कोई पिस्टन टाइप में होएगा, बिल्कुल होएगा अगर वो लगा है तो, ठीक है। तो ये जो नीचे हवा आ रही है ना, तो इसमें जो कुछ हवा है, क्या बोल रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, समझो। हम मान लेते हैं, मैं ये मान लेता हूँ कि माना जो बेलन में जो हवा है ना, बेलन में हवा का जो आयतन है वो क्या है, ये मान के चल रहा हूँ, हवा का आयतन कितना है, v मान लेता हूँ। वो बोल रहा है प्रत्येक बार जो हवा है उसके आयतन का 1/4 भाग निकाल देता है, तो इसका जो 1/4 भाग कितना होगा, इसका 1/4 भाग है वो क्या हो जाएगा, इसका v/4, ठीक है। तो इतनी हवा क्या करता है, वो निकाल देता है भाई, निकाली गई हवा 1/4 भाग उसने उसका निकाल दिया आयतन का, हवा का आयतन, पंप को दबाया गया, पूरी हवा थी v में से v का 1/4 भाग कितना होगा, v/4, v का 1/4 भाग कितना होता है, v/4, तो v/4 जो है उसने हवा निकाल दी, तो शेष कितनी हवा बचेगी, शेष बची हवा कितनी बचेगी इसमें, v माइनस v/4, तो जाएगी हमारी 3v/4। देखो पहले v थी, इसमें कंडीशन समझो बार बार, अब मैं चेंज नहीं कर सकता उसको, इसमें मान लो पहले v थी, उसने v/4 निकाली, फिर पिस्टन जो है हमारा वहाँ से फिसल कर यहाँ पर आ गया, ऊपर से दबाया गया, प्रेशर लगाया गया, तो वहाँ से फिसल कर यहाँ आ गया। अब ये जो कितना बचा है 3v/4, ये इतना बचा है। अब देखना, अब बात समझना, यहाँ पर मेन चीज़ है, अब 3v/4 का 1/4 भाग वो निकालेगा फिर से, क्योंकि वो एक जो हवा बचती है ना उसका 1/4 भाग मतलब बाहर कर देता है। तो देखो पहले v था, उसने v/4 निकाला, तो ये बचा 3v/4, अब 3v/4 का 1/4 निकालेगा, तो जो बची हवा है कितनी है 3v/4। अब 3v/4 का जो एक नहीं, यानी कि अब कितनी हवा बचेगी, तो बची हवा कितनी हो जाएगी, बची हवा कि 3v/4 था, उसका कितना ना 1/4 भाग,
तो ये कितना बचेगा हमारा 3v/16, यानी कि जो चौथा भाग होगा ना उसका, अरे यानी कि 3v/4 का जो 1/4 भाग है वो बचेगा इतना 3v/16। आई बात समझ में? आ गई होगी यार, इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आई? अरे यार अगर कोई चीज़ एक वस्तु है, अगर हमें उसके 4 भाग करने हैं तो जो एक भाग उसका बचता है, चौथाई भाग, उसे क्या लिखते हैं 1/4, ठीक। अगर 2 है, अगर उसके 4 भाग करने तो क्या लिखेंगे 2/4। तो अगर 3v/4 है ना, 3v/4 है तो इसे लिखेंगे 3v/4/4। तो ये 4 चौके 16, तो यानी कि इतनी हवा वो फिर से निकाल देगा। यानी कि तुम्हें लग रहा होगा नीचे का जो बड़ा है तो वो जिसकी संख्या नीचे जितनी ज़्यादा बड़ी होती है हर में, वो उतना ही छोटा होता है, क्योंकि जब डिवाइड करोगे तो उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बची हवा कितनी 3v/4, पंप ने कितनी निकाल दी, इतनी निकाल दी, तो कितनी बचेगी फिर बची हवा, ये बचेगी हमारी 3v/4 में से चौथाई भाग उसका निकाल दिया 1v/16। इसका जब लासा लोगे तो बचेगा 16, 4 चौको 16, 3 चौको 12, v माइनस 3v, ये बचेगा 9v/16, यानी कि 3/4 का स्क्वायर इंटू v, ये बचेगा। बात समझ में आ रही ना? अब देखो वो बोल रहा था कि जो बची हवा है उसका तुम्हें सीरीज बनानी है, तो पहले हमने बची हवा v मानी, फिर बची हवा निकली 3v/4, फिर बची हवा निकली इतना। अब 3 टर्म्स हो गए, इतने में हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी साफ कर दूँ क्या, समझाने के लिए था ये। तो देखो इसकी हम क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे v, 3v/4 एंड 3/4 का स्क्वायर इंटू v। अब तुम इसका चेक करो, इसका d निकालो सीरीज का पहले, ये इसको नोट करो, हो गया? कर दूँ इसको, साफ कर दूँ? कर दो यार, तुम्हें से पूछ रहा हूँ, कर दूँ? ठीक है। हाँ तो देखो अब इसका d कैसे निकालते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, यानी कि 3v/4 में जब मैं v घटाऊँगा तो कितना बचेगा हमारा 4, 3v माइनस v 4v माइनस v/4 बच रहा है यहाँ पर d की वैल्यू, और यदि इन दोनों में से d निकाल रहा हूँ, यानी कि 3/4 का स्क्वायर v माइनस 3v/4, तो जाएगा हमारा 9/16 v माइनस 3v/4, 16, 9v माइनस 4 चौको 16, 4 तिया 12v, ये बचेगा 3v/16 माइनस का। अलग नहीं आ रहा है इसका डी, मैंने बताया था कि जब डी हर जगह बराबर निकले, इसमें ये निकल रहा है और इसमें माइनस v/4 निकल रहा है, तो ये समांतर हैं। और कोई रेखा एक ऐसी जा रही है, एक ऐसी, और ये समांतर है नहीं है ना। फिर अगर कोई श्रेणी में जो गैप है वो बदल रहा है तो वो नहीं है, तो लिख दो अतः यह क्या है कि AP में नहीं है, एंड वाई नॉट। तो उसके लिए हमने जो भी गोदागादी करी थी ना वो इसीलिए करी थी, दिखा देना अगर कोई पूछे क्यों नहीं। और ख़ुद भी तुम्हें आना चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ी क्रिटिकल था, ठीक है। थोड़ी मतलब समझ चाहिए थी और कुछ नहीं, और क्रिटिकल जैसा कुछ होता नहीं। हो गया? तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, पहले का ही हमारा तीसरा है। वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए एक कुआं खोदने में आई लागत, जो कुआं खोदते हैं उसकी लागत की श्रेणी बनाओ। जबकि प्रथम मीटर जो फिर आ गई प्रथम, यार तुम्हें बताया था कि जहाँ प्रथम मीटर कुछ आए तो सीधे प्रथम पद होता है, वो क्या होता है प्रथम पद, दैट इज ए, दैट इज इक्वल टू 150। एंड जो फिर बोल रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई, जहाँ पर प्रत्येक शब्द जाना कि प्रत्येक मीटर ऐसा, प्रत्येक मीटर का किराया समझ लो डी दिया है। क्या दिया है डी, यानी कि सार्वंतर कितना दिया है 50। अब इसकी बनाओ रेडी, देखो बस इस तरह यार, ए पहले हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बस 3-4 बना लिया करो, इतने में चेक कर लिया करो, ठीक है। फिर ए क्या होता है 150,
फिर a प्लस 50 यानी कि 150 प्लस 50 यानी कि सब में 50 जोड़ते जाओ कुछ नहीं, और फिर 150 प्लस 2 गुणे 50, 150 प्लस 3 गुणे 50, ये हो जाएगा 150, 200, 250, 250, 300। जब इसका डी चेक करो, 200 माइनस 50 वो 150 तो मिलेगा 50। अगर इनका चेक करोगे तो 300 माइनस 250 इक्वल टू 50, यानी कि भाई दोनों का डी सेम आ रहा है, तो ये क्या है कि एपी में है, बिल्कुल है, ठीक है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है, ये एपी में है। आज समझ में आएगी नहीं आई, आगे होगी। अगर हमारा डी मतलब हर एक पॉइंट पे निकालते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह, जैसे किया ना, 200 में 150, फिर 250 में 200 करेंगे, फिर 300 में 250, अगर दोनों का गैप बराबर आ रहा है तो वो हमारी सेम एपी में है, ठीक है, हो गया। इसे बताते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पहले का चौथा ही है। तो जो पहले का जो चौथा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। पहले तुम लोग ये जानो कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है। किसका? मिश्रधन का फॉर्मूला जब आएगा तो निकाल कहाँ से पाओ। ये होता है p प्लस 1 धन r/100 की पावर n। यहाँ पर p हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। r क्या होता है हमारा? ये दर होती है, क्या होती है? रेट। n क्या होता है? समय होता है वर्ष में। किस में? वर्ष में। ओके, तो तुम ये फॉर्मूला एकदम याद रखो, आखिर तुम्हें आता होगा पहले से, मुझे पता नहीं है लेकिन बता दिया, ठीक है। तो जो हमें राशि दी हुई है, यानी कि p की वैल्यू दी हुई है, वो दी है 1000। कितनी दी हुई है? नहीं, 10,000 दी हुई है। और जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8%। अब तुम्हें निकालना है प्रत्येक ईयर का, हर ईयर का, यानी कि एक बार n = 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह चेक करो 3-4 बार। कैसे? अगर तुम पहले वर्ष का निकालो, पहले वर्ष का अगर तुम क्या निकालो? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि मिश्रधन, ठीक है, CI, तो वो होगा 10,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 8/100 n की पावर 1। ये हो गया पहला। अगर दूसरे वर्ष का निकालो, इसका दूसरे वर्ष का तो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2। तीसरे का अगर तुम निकालोगे तो जाएगा हमारा 10,000 1 प्लस 8/100 का क्यूब। अगर तुम इसको घटाओगे ना यार, तो ये इनका कांस्टेंट नहीं है। अब कहाँ है इसका स्क्वायर? तो अपना घटा के देखो, लेकिन ये एपी में नहीं है, क्योंकि ये देखो, अगर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब वगैरह ऐसे आते हैं ना, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, ये एपी की नहीं है चीज़ें। इसकी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 10,000 1 प्लस 8/100 कामा 10,000 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर कामा 10,000 1 प्लस 8/100 का क्यूब। तो क्या है कि ये जो हमारा जो डी है ना, अलग अलग आएगा, तो ये क्या है कि एपी में नहीं है। ठीक दिख रहा है? कहाँ है इसका, कहाँ है इसका स्क्वायर पूरे का, फिर इसका होल क्यूब कहाँ इक्वल आएगा? लग रहा है तुम्हें ऐसा? बताऊँ कैसे? जैसे मैं लिख दे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? जब इसको हल करेंगे ना, देखो 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 8। अब 4 माइनस 2 करो तो 2 आ जाएगा, लेकिन जब 8 माइनस 4 करोगे तो 4 बचेगा ना, तो दोनों का डी अलग अलग आया ना। ऐसा ही इसमें ही है, ठीक। अगर 2 लिखा है, 2 स्क्वायर लिखा है, 2 क्यूब लिखा है, ऐसी ही है, ये लिखा है स्क्वायर लिखा है, क्यूब लिखा है, और तुम्हें लग रहा होगा सर जब घटाएंगे तो आ जाएगा। देखो इसको देख लो, इसका मैंने लिखा 2, 2 दूनी 4, तो चौको 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया इसका। अब मैं जब 4 में से 2 को घटाया तो 2 आ गया, लेकिन जब 8 में से 4 को घटाया तो 4 आ रहा है, तो डी सेम नहीं है ना।